शिक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं अशोक कुमार शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है हिंदी साहित्य। आज का घटक है नरेई। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं, हाँ आगे बढ़ो। इस पाठ के लेखक हैं श्री, एक मिनट सर, आगे वाला पढ़ो। तू फ्री है यार। आगे वाला ऐसा आगे। हाँ, इस पाठ के लेखक हैं श्री डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी। आपका जन्म 1938 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। आप एक सुपरिचित साहित्यकार हैं। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में रीडर के रूप में सेवा दे चुके हैं। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं ए रहीम, दर दर फिरें, बिन गोपाल, बैरिन भई कुंजें, बागे अनहत्तूर, 10 डिग्री, चैनल आदि। अब बच्चों, प्रस्तुत पाठ जो है गद्य संबंधी पाठ है। हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दो विधाएं हैं। गद्य में कहानी, निबंध, आत्मकथा, नाटक, साक्षात्कार और यात्रा वर्णन आते हैं। यह पाठ यात्रा वर्णन है। श्रीकांत जी ने न्यू जलपाईगुड़ी से इलाहाबाद तक यात्रा किया था। गाड़ी ने उसी का उन्होंने मनोहारी वर्णन किया है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में श्रीकांत जी ने रेल से की गई यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा में दिखाई देने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन इस पाठ की विशेषता है। बच्चों, यह ट्रेन है महानंदा एक्सप्रेस, इसी से उन्होंने यात्रा किया। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से इलाहाबाद के बीच चली। आगे बढ़िए। यह मानचित्र का रूट है जिस रूट से उन्होंने यात्रा किया था, रेलवे रूट न्यू जलपाईगुड़ी टू इलाहाबाद। आगे बढ़िए। बच्चों, अब हम इस पाठ का वाचन करते जाएंगे और इसकी विस्तृत विवेचना करते जाएंगे। न्यू जलपाईगुड़ी उत्तर बंगाल का एक जंक्शन है। ये ट्रेन अलीपुरद्वार और दिल्ली के बीच चलती है, उसका नाम है महानंदा एक्सप्रेस। अभी आपको महानंदा एक्सप्रेस का चित्र दिखाया गया। ये महानंदा एक्सप्रेस है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। महानंदा के नाम पर ही इस ट्रेन का नाम महानंदा एक्सप्रेस रखा गया। श्रीकांत जी इलाहाबाद जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 बजे है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर उसका आगमन 1:45 बजे है, लेकिन यह ट्रेन अक्सर देर से आती जाती है। इसका कारण है कि यह बड़ी ट्रेनों को रास्ता देती जाती है। इसका स्वभाव बन गया है, कोई बड़ी ट्रेन आती है, कोई दूसरी ट्रेन आती है तो इसको रोक दिया जाता है और दूसरी ट्रेन को निकाल दिया जाता है। और रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत है। बच्चों, तुम लोगों ने भी यात्रा की होगी, अपने गांव गए होंगे, अपने शहर गए होंगे, देखा होगा जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन देर तक रुकती है, लोग ट्रेन से उतर करके घूमने फिरने लगते हैं। तो श्रीकांत जी ने यही कह रहे हैं कि यह मेरी फितरत हो गई है, मेरा स्वभाव बन गया है कि यात्रा करते समय जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर देर तक रुकती है तो मैं नीचे उतरकर घूमने टहलने लगता हूँ।
महानंदा प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई है। बच्चों, ट्रेन में डिब्बे कोच होते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। पहला कोच होता है फर्स्ट क्लास का, दूसरा एसी 2 टायर, तीसरा एसी 3 टायर, उसके बाद स्लीपर का है, फिर जनरल का है, और महिलाओं की बोगी अलग होती है। इस तरह जब ट्रेन प्लेटफार्म पर होती है तो भागम भाग होती है। एसी 2 टायर का डिब्बा कहाँ है, एसी 3 टायर का डिब्बा कहाँ है, ढूंढने में थोड़ा गहमा गहमी होती है। टीटी एसी 2 टायर के यात्रियों को एसी 3 टायर का बर्थ दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है। श्रीकांत जी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको टीटी ने नीचे की बर्थ दे दी है और कहते हैं कि यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। बड़ी खुशी की बात है कि उनको नीचे की बर्थ मिल गई है। वो सोच रहे हैं कि यह मेरे लिए पुरस्कार मिला हुआ है, और वो भी कांच की खिड़की के पास वाली बर्थ मिली है उनको। बच्चों, तुम लोगों को भी यदि ट्रेन में खिड़की के पास बैठने को मिल जाता है तो कितना खुश होते हो। कारण है कि माने बाहर की वन, पेड़, घर, शहर सब दिखते हैं। कांच की खिड़की के पास मेरा गांव, देश, और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब हैं। मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदृश्य दृष्टा। लेखक कहते हैं कि मैं गांव देश से जुड़ा हुआ हूं। गांव देश की के प्रतिबिंब हमेशा हमारे मन में रहते हैं और मैं उनका अदृश्य दृष्टा हूं, उन्हीं को देखने वाला हूं। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और जो अब केले और अनानास के मनोरम दृश्यावली के बीच गुजर रही है। बच्चों, न्यू जलपाईगुड़ी में बरसात काफी होती है। वहां पर इस मौसम के हिसाब से केले के बहुत ही बाग हैं, बगीचे हैं। अनानास भी वहां पर पैदा होता है। तो उस बीच से, उस बाग बगीचों के बीच से ट्रेन गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है। श्रीकांत जी बहुत स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफार्म पर हाकर ने अनानास के टुकड़े दिए। वे लगभग कच्चे थे, छल कहाँ नहीं उपस्थित है। उन्होंने प्लेटफार्म पर अनानास खरीदा और अनानास के जो था वो कच्चा था, तो उन्होंने कहा है, थोड़ा सा व्यंग भी किया है कि छल कहाँ नहीं उपस्थित है, कि हाकर ने उनके साथ छल किया, हमको कच्चा अनानास दे दिया। तो बच्चों, अभी किशनगंज, अब उसके आगे है किशनगंज, चल आ रहा है। यह बिहार का सीमांत स्टेशन है, उत्तरी बिहार की का सीमांत स्टेशन, सीमा पर स्टेशन है। बंगाल और बिहार की मिली जुली भाषा और संस्कृति। इस क्षेत्र में बिहार और बंगाल की जो भाषा है, बंगाली, बिहारी, और उसकी संस्कृति है। अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। यहाँ पर लेखक ने अदृश्य सरस्वती का नाम लिया है। बच्चों, आपने गंगा यमुना सरस्वती के साथ का संगम का नाम सुना होगा, जिसमें गंगा यमुना तो दिखाई देती हैं लेकिन सरस्वती लुप्त हैं। तो उसी तरह नेपाली संस्कृत भी वहां पर है, लेकिन वो दिखती नहीं है, लुप्त है। कच्चे पक्के घर, झोपड़े, वाड़ी, या किशनगंज की विशेषता है। वहां पर कच्चे पक्के घर हैं, झोपड़े हैं, वाड़ी हैं, बांस की कोठियां हैं। बच्चों, वहां बरसात काफी होती है उस इलाके में, इसलिए बांस के मकान, बांस के घर बनाए जाते हैं। आम, कटहल, केले, ये सब के वृक्ष हैं, फल लगे हुए हैं। कहीं कहीं सुपारी और नारियल है। धान और जूट के खेत हैं। कुछ जूट, बच्चों, आप, जूट एक फसल होती है जिसके रेशे से हम बोरे, टाट, ये सब बनाते हैं।
तो कह रहे हैं कि धान और जूट के खेत हैं, कुछ पोखरों में जूट के बोझ बेहे गए हैं। जूट के जूट को बच्चों तालाब में उसको मिट्टी पत्थर से दबाते हैं, उससे तो क्या होता है, जूट गलने में सहायता मिलती है। गलाने के लिए उसको तालाब में डुबोते हैं, गलने पर ही रेशे उतरते हैं, रेशे ही तो जूट हैं। सूखने के बाद रेशे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं और मिलों से टाट पट्टियां, बोरे बोरियां तथा न जाने कितने आकार प्रकार की चीजें बनती हैं और राष्ट्र के सामने, देश के सामने उपस्थित होती हैं और देश में उनका उपयोग होता है। दुर्भिक्ष के वृक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। बच्चों, दुर्भिक्ष जब अकाल आता है तो अकाल में बोरों में भर करके चावल गेहूं आता है, वह जो बोरे बने होते हैं यह जूट के ही बने होते हैं। कहते हैं कि इनको देखकर बहुत गौरवशाली महसूस होता है। मेरे बचपन में गांव की गढ़ी पानी में ऐसे ही सनई बेही जाती थी। बच्चों, गांव की बातें कर रहे हैं, गढ़ी वहां होती है, छोटे तालाब को गढ़ी कहते हैं। वहां पर पानी जमा होता है बरसात के दिनों में और उसमें एक फसल होती है सनई, सनई से भी रेशे मिलते हैं। हमारे गांव में भी ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब न सनई रही न गढ़ी रही, अब सनई नहीं रही, अब न गढ़ी भी नहीं है। अब गांव के दुर्दांत ने गढ़ी दबोच ली है। बच्चों, गांव का फैलाव होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, जो गड्ढे गढ़ी तालाब को लोग पाटते गए, इसलिए श्रीकांत जी कहते हैं कि गढ़ी को दबोच लिया गया है। सन सुतली की रस्सियां स्मृत शेष हो गई हैं। बच्चों, अब सन की रस्सियां नहीं मिलती, सुतली नहीं मिलती, अब तो प्लास्टिक की डोरियां मिलती हैं, प्लास्टिक की रस्सियां मिलती हैं। अब सन और सुतली की रस्सियां जो हैं स्मृत शेष रह गई हैं, केवल यादगार रह गई हैं। बच्चों, आप गांव जाते होंगे, वहां पर आपकी चारपाई सुतली से ही बुनी जाती है। आगे बढ़ो है। जूट के गलने में उनका रंग पानी में उतर आता है, सड़न पैदा होती है। बच्चों, जूट जब पानी में रखा जाता है तो उसमें सड़न पैदा होती है, उसका रंग जो है पानी में उतर आता है। पूरा पोखर कलुआ गया है। पूरी जो पोखर है, पोखर छोटे तालाब को ही कहते हैं, छोटा जो तालाब होता है उसको पोखर कहते हैं। कहता है पोखर का रंग काला हो गया है। ऐसे विषैले पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। पानी विषैला हो जाता है बच्चों, सड़ जाता है, मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं। बच्चों, इच्छा मृत्यु होती है। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन जब परेशान हो जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वह चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। इसी को इच्छा मृत्यु कहते हैं। और ये इच्छा मृत्यु हमारे देश में राष्ट्रपति से मांगी जाती है। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनसे मांगी जाती है। तो उन्होंने व्यंग किया है कि वे इच्छा मृत्यु मांग रही हैं। साफ सुथरे पानी वाले पोखरों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे ध्यानस्थ लोग। अब बच्चे, जो पोखरे साफ सुथरे हैं, जिसमें जूट नहीं बेहा गया है, उसके किनारे लोग बंसी जानते हैं, मछली पकड़ने का औजार होता है। आप लोग भी कभी पकड़ते होंगे मछली, वो कटिया होती है, उसको बंसी बोलते हैं। लोग एकदम व्यवस्थित ध्यान लगाकर तल्लीन होकर बैठे हुए हैं। कब मछली कटिए की डंडी झकझोरे, उन्होंने कटिया में चारा लगाया है और तालाब में फेंक दिया है। जब ही हलचल होती है, लोग डंडी को ऊपर उठा लेते हैं और मछली बाहर आ जाती है। आप लोगों ने ऐसा किया होगा, करते होंगे, बड़ा अच्छा लगता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने से जीर्ण तोड़ मेहनत की है। बच्चों, खेती का मौसम है, बरसात होती है, वहां पर जुताई, बुआई, रोपाई, निराई
होती है। इधर देखो यार, लड़ाई होती है। इसमें बहुत मेहनत होती है बच्चों, बहुत मेहनत होती है, तब कहीं जाकर धान की हरितमाल लहराती है, तब जाके धान की फसल आती है। अब उन्हें फुर्सत है, इतना सब काम करने के बाद वो फुर्सत में है, बंसी लेकर पोखरों के किनारे बैठना उनका शौक है, और बंसी लेकर मछली पकड़ने के लिए वो पोखर के तालाब के किनारे बैठ गए हैं। उनका मछली से गहरा नाता है बच्चों। उत्तरी बंगाल में और उत्तरी बिहार में माछी भात खा लोग खाते हैं, मछली से उनका गहरा नाता होता है, बहुत रिश्ता है। वे हर भोजन में उनको चाहिए मछली, मच्छी भात। इस शौक में तन मन एकाग्र हो जाता है, महानंदाएं आती जाती हैं रहे, न कुछ और दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है, दीन दुनिया से बेखबर। ये लोग मछली पकड़ने में इतने तल्लीन होते हैं, न इनको कुछ सुनता है, न कुछ सूझता है, कुछ दिखाई नहीं देता, वो देखना भी नहीं चाहते, बस केवल मछली पर ध्यान है उनका। जैसे अर्जुन की का ध्यान चिड़िया की आंख पर होता था, इसी तरह इनका भी ध्यान मछली पर ही रहता है कि कब कटिया में फंसे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आता है एक स्थान है कालियाचक। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, कालियाचक दूर नहीं है, बंगाल का प्रसिद्ध जिला है मालदा। बंगाल का प्रसिद्ध जिला है मालदा। मालदा आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसी जिले का एक नगर है कालियाचक। कालचक्र का तद्भव रूप कालियाचक। बच्चों अभी व्याकरण में आपको पढ़ाए जाएंगे, तद्भव और तत्सम होते हैं, दो रूप होते हैं। तो यह काल चक्र का तद्भव रूप कालियाचक है। कितना विद्रूप हो गया है, कितना बदल गया है तद्भव, कितना रूप बदल गया है। आगे बढ़ो। यह उपनगर बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। यह नगर बांग्लादेश सीमा पर उपस्थित है। यहाँ पर बाढ़ खड़ी है। बाढ़ मतलब सुरक्षा के लिए बच्चों, जब सीमा रेखा पर बाढ़ लगाई गई है, बांग्लादेश और भारत की सीमा रेखा पर बाढ़ लगाई गई है, वहां पर बीएसएफ और पुलिस के लोग पहरा देते हैं। बाढ़ के दोनों ओर खेत हैं, एक और बांग्लादेश के खेत हैं, एक और भारत के खेत हैं। खेत में मजदूर किसान काम कर रहे हैं। किशनगंज के बाद परिदृश्य बदल जाता है। अब किशनगंज के बाद और हम आगे बढ़ गए हैं, उत्तर बिहार का विस्तृत भूभाग आरंभ होता है। समतल मैदान है बच्चों, उत्तर बिहार का विस्तृत भूभाग समतल मैदान है, बहुत उपजाऊ मैदान है, लेकिन यह थोड़ा नीचा है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है बच्चों, बाढ़ का पानी, बाढ़ आती है। यहाँ तक देख पा रहा हूँ, लेखक कहते हैं कि मैं जहां तक ट्रेन में बैठे बैठे जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, पानी ही पानी है, पेड़ पानी में है, घर द्वार पानी में है, कहाँ गए लोग, कहाँ गए पशु पक्षी, पता नहीं चला। हर जगह पानी ही पानी है। बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, कह रहे हैं कि बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, लेकिन वो पानी अभी तक जमा है, पानी उतरा नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार का यह अंचल धंसा हुआ है, मतलब खाल है, नीचा नीचा है। उन्होंने इसमें यहाँ व्यंग्य भी करते हैं कि यहाँ प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण होता है, लेकिन होता कुछ नहीं। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सब लोग इस बाढ़ लीला का सर्वेक्षण करते हैं, लेकिन हर साल की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऊंची जमीन की बिसत पट्टी पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। हाँ, जो ये रेलवे लाइन है, थोड़ा आसपास की जमीन नीची है, ये ऊंची जमीन पर बिछी हुई है। महानंदा पानी के अक्षितिज विस्तार के बीच चली जा रही है। महानंदा एक्सप्रेस जो उनकी ट्रेन है, वो पानी के बीच चली जा रही है। कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हुए हैं बच्चों बाढ़ के दिनों में।
सरकार राहत शिविर चलाती है। जो नीचे के लोग होते हैं, जो डूब वाले क्षेत्र के लोग होते हैं, उनको बाहर निकालती है, शिविरों में रखती है। तो ही कह रहे हैं लेखक कि शिविर लगे हुए हैं। जनसंख्या विस्फोटक बच्चे खेल कूद रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बच्चों जनसंख्या विस्फोटक, जनसंख्या जानते हो हमारी संख्या, अब हमारे लोग मैंने जनसंख्या बढ़ रही है, इतना बढ़ रही है कहने वाली बात नहीं। इसी को लेखक ने जनसंख्या विस्फोटक कहा है। बच्चे खेल कूद रहे हैं। सर्वहारा परिवार की एक स्त्री शिविर के द्वार पर बैठी दर्पण के सामने केश विन्यास कर रही है। सर्वहारा परिवार गरीब परिवार की एक स्त्री है जो शिविर के बाहर बैठी हुई है, जो टेंट के बाहर बैठी हुई है और दर्पण के सामने केश विन्यास कर रही है। दर्पण मतलब बच्चों कांच, शीशा, शीशे के सामने वह बैठ करके केश विन्यास अपने बालों को संवार रही है। केश विन्यास मतलब बालों को संवारना, अपने बालों को संवार रही है। बिहार की शोक कोसी, तब तक उनका ध्यान कोसी पर जाता है। कोसी नदी एक नदी है बच्चों, ये बिहार के लिए हर साल शोक लेके आती है, उसको माने बहुत बड़ा प्रलय मचाती है। इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये भी नदी रास्ते बदलने में भी कभी इधर से बहती है तो कभी उधर से बहती है, बहुत मशहूर है और बहुत बड़ा नुकसान, खेती बाड़ी का बहुत नुकसान करती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। अगर शमशान भूमि में भी शिविर लगा दिया जाए तो वहां विस्थापित परिवार की कुलवधु मसान की पीठ पर बैठकर बेंगड़ी संहार करेगी। लेखक कहते हैं कि कहीं भी शिविर लगा दिया जाए, चाहे वह स्मशान भूमि में क्यों ना हो, वहां पर जो परिवार की कुलवधु, जो बहू है, वह बैठ करके अपना श्रृंगार करेगी ही, चाहे वह स्मशान हो चाहे वह महल हो, कहीं भी हो वह ऐसा करेगी ही। इधर बाढ़ में डूबा बिहार पानी से मुक्ति चाहता है। कह रहे हैं कि इस मौसम में, बरसात के मौसम में बिहार पानी से मुक्ति चाहता है, लेकिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड परम दृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं। मतलब उनमें वहां पर अच्छी बरसात हो रही है। मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो है, यह इलाका प्राय बरसात यहाँ पर कम होती है। तो कह रहे हैं कि इस साल भी अच्छी बरसात हो रही है, ये निहाल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं ये इलाके। कटिहार के बाद भू दृश्य बदल जाता है। इसके बाद कटिहार आता है, किशनगंज के बाद कालियाचक के बाद उत्तर बिहार का मैदान, उसके बाद आता है कटिहार। वहां भू दृश्य बदल जाता है, बाढ़ के दृश्य अब वहां पर नहीं दिख रहे हैं, बाढ़ के दृश्य वहां नहीं दिख रहे हैं। शाम हो गई है, शाम का अंधेरा छा रहा है और बिहार रात की बाहों में और मैं निद्रा के अनंत में। अब वहां से रात हो गई है और लेखक कह रहे हैं मैं निद्रा के अनंत, लेखक सो रहे हैं, लेखक अब सो रहे हैं। अब सोने के बाद सुबह होती है, रात भर ट्रेन चलती रहती है, सवेरा हो गया है। दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई। जो धान की फसल है, जो धान की खेती है, वह रात में ही बीत गई थी, उसको वो लेखक देख नहीं पाए और चली गई। अब आ रहा है मुगल सराय, पीछे छूट गया है। मुगल सराय जंक्शन है बच्चों, जिसका अभी नाम बदला गया है। अब उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। महानंदा चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। मुगलसराय के आगे महानंदा जो ट्रेन है, चुनार और मिर्जापुर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। इसी जगह के एक बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं बच्चों, उनका नाम है देवकी नंदन खत्री।
उन्होंने एक उपन्यास लिखा है चंद्रकांता। यह उपन्यास 1888 में प्रकाशित हुआ, बहुत इसके करीब 100 साल पहले। चंद्रकांता संतत में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खो कंदराएं, उनमें उस उपन्यास में बड़े जंगल, भयानक खो और कंदराओं, गुफाओं का वर्णन है। लेकिन इस समय चुनार में और मिर्जापुर के क्षेत्र में इनके दर्शन नहीं होते। रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़ हैं, कटी फिटी जमीन और नदी नाले के पार्श्व में रहने वाले सरपत अवश्य दिख रहे हैं। ये प्रतीक हैं जंगल के। अब जंगल के रूप में यही हैं कुछ जंगली पेड़ और सरपत, नदी नाले। अब हम प्रकृति को प्रतीकों के में देखा करेंगे। यहाँ पर लेखक कुछ निराश लगते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रकृति के जो प्रकृति है उसके दर्शन अब हमको नहीं होंगे। हम मनुष्य प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ कर चुके हैं, जंगलों को काट कर मिटा दिया हम लोगों ने, और जो प्राकृतिक रचनाएं हैं उनका भी दोहन कर रहे हैं। अब हम प्रकृति को प्रतीकों के रूप में देखा करेंगे, किताबों में देखेंगे, फोटो में देखेंगे, चित्रों में देखेंगे। अब सचमुच में प्रकृति हमको देखने को नहीं मिलेगी। पानी में प्रसन्न चित्त खड़े हैं धान, यहाँ पर भी, इस एरिया में भी, इस क्षेत्र में भी धान की फसल अच्छी होती है। नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु में जगह जगह जलाशय बना दिए गए हैं। बच्चों, इसमें यदि यात्रा करो तो वहां पर रेलवे लाइन के आजू बाजू आपको छोटे छोटे पोखरे, जलाशय मिलेंगे। कुएं से संबंधित ये जलाशय, अचानक एक जलाशय दृष्टि पथ में आता है। आगे पर बने थोड़ा आगे जाने पर एक ऐसा जलाशय आता है जो साफ सुथरा है, अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है, जिसका पानी स्वच्छ है, एकदम साफ सुथरा पानी है। जलाशय का पानी उज्जवल नीलमणि सा दमक रहा है। बच्चों, दूर से देखने पर, बाहर से देखने का पानी का रंग पानी नीले रंग का दिखाई देता है, तो कहते हैं नीलमणि सा दमक रहा है पानी। जलाशय अपने अपने मृणाल पर प्रार्थना में मुद्रा में पानी में खड़ी हैं कुमुदनियां। यहाँ पर बच्चों, कुमुदनियां, इसको कमलिनी को बोलते हैं, कमल, आप इसको कमल समझ सकते हो। अपने मृणाल का मतलब जड़ होता है, अपने जड़ पर खड़ी हैं। लगता है कि प्रार्थना में मुद्रा में खड़ी हैं। कुछ खिली हैं, कुछ कलियां हैं जो खिली हैं, कुछ आधी खिली हैं, कुछ खिली ही नहीं है, अनखिली हैं। और कमल के पत्ते पानी पर तैर रहे हैं। इन्हीं पानी के अरण्य, पानी के जंगल के बीच में विहार कर रही हैं नन्ही नन्ही मछलियां। वहां उसमें पानी में, उस जलाशय में मछलियां तैर रही हैं। जलाशय का एक अद्भुत वर्णन लेखक ने किया है। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़े है एक घास नरई। बच्चों, आपके पाठ का नाम नरई है। इसी घास के नाम पर लेखक ने इस पाठ का नाम, इस यात्रा वृत्तांत का नाम नरई रखा। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरई। इसमें न कोई गांठ है, इसमें गांठ नहीं होती, न कोई पत्ता भी नहीं होता। भीतर से पूरी तरह खाली और खोखली होती है। एक नरम शलाका सूर्यमुखी सूर्य की ओर मुख करके एक नरम शलाका जैसी होती है। अब यह धीरे धीरे लुप्त हो रही है बच्चों।
कोई देखे न देखे, कोई चिन्हे न चिन्हे, चिन्हना या पहचानना, चिन्हना जो चिन्हे की बात है, जो है शब्द है चिन्हना या पहचानना, कोई पहचाने या न पहचाने, कोई जाने या न जाने, सृष्टिकर्ता तो देखता है। हाँ, जिसने बनाया है, सृष्टिकर्ता जो है वो तो देख ही रहा है। सृजनहार जो चिन्हता है, जो बनाने वाला है, जो निर्माण करने वाला है, वो तो पहचानता है। चिन्हना पहचानना होता है बच्चों। प्रतिपालक तो जानता है, जो प्रकृति को का पालन करता है, वो तो जान रहा है कि यह नरई क्या है। शायद गंगा पार काशी के मध्यकालीन संत ने नरई के किसी पूर्वज को देखा था, कहीं देखा था, और एक कालजयी साखी रच दी। कहते हैं कि नरई जो है लुप्त हो रही है। मध्यकालीन संत ने, आज के मध्य जो युगों को इतिहास में बच्चों में बांटा जाता है, मध्यकालीन, प्राचीन युग, मध्यकालीन और आधुनिक, इस सब तरह के है। तो कहते हैं मध्यकालीन युग में किसी संत ने नरई को देखा और एक रचना कर दी। साखी बच्चों जैसे दोहा होता है, सुरूठा होता है, इसी तरह साखी एक छंद है। सतसंगी कौपिंदे साधु न माने संग, राम अमल माता रहे गिने इंद्र के रंग। सतगंठी, 7 गांठों वाली बच्चों, 7 गांठों वाली। कौपिन मतलब लंगोटी। अब धीरे धीरे लेखक संगम इलाहाबाद पहुंच रहे हैं, और वहां पर संगम के दर्शन हो रहे हैं। वहां पर सतगंठी कौपिंदे, 7 गांठों वाली लंगोटी पहन करके साधु संत भस्म लगाए हुए, राख देह पर राख लगाए हुए, कौपिन धारण कर साधु जब गंगा नदी के तट पर, भागीरथ का मतलब बच्चों गंगा नदी, गंगा के तट पर सूर्योदय के समय जब खड़े होते हैं, तो वह जीवन लंगोटी पहन करके, शरीर पर भस्म लगा करके भागीरथी या गंगा के तट पर सूर्योदय में खड़ा होता है, तो वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है, जिसका तेज प्रताप देखकर महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रोमांचित हो उठते हैं। बच्चों, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमारा जो शरीर है यह पंच तत्वों से बना, इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हमारा जो शरीर है, नश्वर शरीर है, वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। जब संत गंगा के तट पर खड़ा होता है तो ये भी रोमांचित हो। अब बच्चों थोड़ा सा हम शब्दार्थ देखेंगे। इस पाठ में कुछ कड़े शब्द आए हैं, शब्दार्थ देखेंगे। फितरत जो है स्वभाव, दृष्टा देखने वाला, मनोरथ सुंदर, मनोकामना, हाकर फेरी वाला। आपके यहाँ मुंबई में भी हाकर बहुत मिल जाते हैं, फेरी वाले लोग उसको हाकर बोलते हैं। छल, धोखा, अधिकतर आज के जमाने में बच्चों धोखे होते रहते हैं, आपके साथ भी होते होंगे। दुर्भिक्ष, अकाल, अकाल का समय होता है, दुर्भिक्ष काल आता है। वक्ष, छाती कहते हैं। गढ़ही है, छोटे गड्ढे को गढ़ही कहते हैं, पानी भरा होता है। दुर्दान, बेकाबू। विषैला, विषैला या विष जहरीली, जहरीला होता है, आप जानते हैं। पोखरा, तालाब कहलाता है। क्षितिज
अक्षितिज क्षितिज तक। दर्पण शीशा कहलाता है। विन्यास व्यवस्थित करना होता है। विद्रूप बिगड़ा हुआ रूप, विद्रूप को बिगड़ा हुआ रूप का। मुक्ति छुटकारा, लोग कहते हैं हमको मुक्ति दे दो, छुटकारा दे दो। निहाल, बच्चों आनंदित होना, निहाल होना, आनंदित होना। मेखला, करधनी को बोलते हैं, एक चेन को बोलते हैं मेखला। जलाशय, तालाब। कुमुदिनी, कमलिनी, कमल को ही कुमुद बोलते हैं, कुमुदिनी, कमलिनी। छवि, सौंदर्य। मृणाल को, कमल की जड़ को कहते हैं मृणाल। सृजनहार, रचनाकार। भागीरथी, गंगा, गंगा जी को भागीरथी का नाम का भी दिया जाता है। बच्चों हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि गंगा जी को स्वर्ग से लाने वाले भगीरथ थे। भगीरथ ने बहुत तपस्या किया अपने पुरखों को तारने के लिए, अपने पूर्वजों को तारने के लिए। वे गंगा को जमीन पर लेके आए, पृथ्वी पर लेकर आए। बहुत बड़ी तपस्या उन्होंने किया। पहले तो ब्रह्मा की तपस्या, उसके बाद शंकर जी की तपस्या किया उन्होंने, तब गंगा जी यहाँ पर आई, इसीलिए उनका नाम भागीरथी पड़ा है। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सजाल है, संजाल पूर्ण करना है। देखिए किशनगंज की विशेषताएं। आते समय लेखक किशनगंज के बारे में बता रहे थे। उसकी विशेषता क्या है? देखिए उसकी विशेषता है, इसको सजाल को आपको पूर्ण करना है। हमने इसको पूर्ण किया है। देखिए किशनगंज की विशेषता है कच्चे पक्के घर, झोपड़े और वाड़ी। अब है बांस की कोठियां हैं, सुपारी और नारियल के पेड़ हैं। एक किशनगंज की विशेषता है। धान और जूट के खेत हैं, धान और जूट के खेत हैं। ये किशनगंज की विशेषता है बच्चों। इसके बाद आते हैं, हाँ, पाठ में प्रयुक्त खेती से संबंधित शब्द आए हैं। खेती आपके यहाँ, आप भी किसान के परिवार से होंगे, आपके यहाँ भी खेती होती होगी। ये सब शब्द जो हैं, जोताई, रोपाई, निराई, गुड़ाई, ये सब खेती से संबंधित शब्द हैं। आप यदि कभी गांव जाते हैं तो खेती में थोड़ा रुचि लीजिए, थोड़ा नजदीक से देखिए। पंच महाभूतों के नाम हैं बच्चों, देखो अभी आपको बताया गया था। अग्नि, हमारा शरीर अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल से बना हुआ है। 5 तत्वों से बना हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि मतलब आग, वायु, हवा, हम सांस लेते हैं। जो अग्नि जो होती है हमारा जो पाचन करती है, हमारे भोजन का पाचन करती है। वायु सांस, हवा सांस लेते हैं। पृथ्वी जो हमारे मांस हड्डियां हैं, पृथ्वी कहलाती हैं। आकाश हमारे शरीर में कहीं कहीं रिक्त स्थान है, आकाश कहलाते हैं। और जल, हमारे शरीर का अधिकतर 2/3 भाग तो जल ही होता है। बच्चों आपके लिए
गृह कार्य दिया गया है, दे रहे हैं, इनको करने की कोशिश करिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है, लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा की? इसका उत्तर होगा महानंदा एक्सप्रेस। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी का नाम क्या है? महानंदा नदी। आपके पाठ में है सब है। लेखक का गंतव्य स्थान क्या है? इलाहाबाद। अब इसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। बिहार का की सीमांत स्टेशन का नाम क्या है? किशनगंज। कारण लिखिए। महानंदा एक्सप्रेस अक्सर देर करती है, क्यों भाई, क्या कारण है? कारण यह है कि महानंदा एक्सप्रेस बड़ी गाड़ियों को रास्ता देती है। अपने रुक कर उसको महानंदा एक्सप्रेस को रोक करके बड़ी गाड़ियों को निकाला जाता है, इसलिए महानंदा एक्सप्रेस अक्सर देर करती है। लेखक को नीचे का बर्थ मिल गया, क्यों? लेखक को नीचे का बर्थ इसलिए मिला कि वे उनकी उम्र 60 साल के ऊपर थी, बुजुर्ग थे। लेखक ने हाकर के व्यवहार को छल कहा, कारण उनको कच्चे अनानास मिल गए, खट्टे अनानास मिल गए, इसलिए लेखक ने हाकर के व्यवहार को छल कहा। बच्चों, आपको आशा है अब आपको यह पाठ समझ में आया होगा। कोई प्रश्न है तो पूछिए। हेलो, हाँ सर। अब मेरा लेक्चर इसी जगह समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आपने आनंद लिया होगा। बच्चों, इस पाठ को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, इस लेक्चर को देख सकते हैं, और लेक्चर देखते समय आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।